हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 5 में एक बड़ा ही जबरदस्त ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट बनता है, एक एक बात आपके दिमाग में फिट करने के लिए मैं यहां पर इस वीडियो में आया हूं और वही काम करके जाऊंगा। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप YouTube पे सर्च करेंगे चैप्टर 3 लेक्चर 1 2 3 4 जो भी आपको देखना है बाय अभिषेक साहू क्लास 12 लिख के सर्च करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर आप बाकी सभी वीडियोस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको भी चेक करो। क्लास 12 की हमने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारे लेक्चर आपको लाइन से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको हर एक वीडियो के, हर एक लेक्चर के आपको PDF नोट्स मिल जाएं, तो आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लेकिन कई बार लिंक काम नहीं करती है तो आपको मैनुअली भी जाके चैनल पे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। कुछ और भूल रहा हूं क्या? हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब पास वाली घंटी, तो जरूर से कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबाने का फायदा ये होगा कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेंगी और वो कंटेंट भी पहुंचेगा जो हम आप तक बहुत आसानी से पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक, वो कंटेंट, स्पेशल कंटेंट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो एकदम PDF नोट्स एकदम आसान सी भाषा में होते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए, आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव जो है फोर्स को हम शॉर्ट में EMF भी कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक मिसनोमर है। इसके नाम में जो फोर्स लगा है, एक्चुअल में वो फोर्स होता ही नहीं है। ये जो पास्ट में साइंटिस्ट ने जो कुछ गलत फहमियां हुई, हाँ कुछ मिस्टेक्स हुई, उनके कारण से, या कहें कि भाई लैक ऑफ नॉलेज के कारण से EMF का नाम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया। पहली बात आपको समझने कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। तो सर ये क्या होता है, आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास ये कंडक्टर है, या उससे ही पहले मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे? सर करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तब जाकर के हम बोलते हैं करंट बन रहा है। तो अगर मेरे पास ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या करंट बन रहा है? नॉर्मली सर नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन करंट नहीं बन रहा है, इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि भाई कुछ ऐसा करें कमाल कि तेरा हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि भाई अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम एक सर्टेन डायरेक्शन में भागने लगे। तो हमने क्या किया? हमने एक बैटरी लगाई। हमने एक बैटरी लगाई। तो जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी क्या करती है? बैटरी एक टर्मिनल को पॉजिटिव बनाती है और दूसरे को नेगेटिव। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव से रिपेल होंगे। तो आप ये देखते हैं कि सारे के सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने लगते हैं और सर्किट में करंट बन जाता है। तो हमने क्या बोला कि एक्चुअल में इस बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने कोई अलग से काम थोड़ा ना किया है भाई। बैटरी ने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना दिए, ये आपको समझना है। बैटरी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए। बैटरी ने क्या किया कि इसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी देके इसी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा रही है। तो बैटरी क्या कर रही है एक्चुअल में? बैटरी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा रही है सो दैट ये सर्कुलेट हो सके। अदरवाइज इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि भाई ये इस रैंडम जो थर्मल एनर्जी को ओवरकम करके एक सर्टेन डायरेक्शन में घूम सके। तो एक्चुअल में बैटरी ने क्या प्रोवाइड कराई? बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो भाई देखो जरा, आगे हम पढ़ते हैं कि इसी एनर्जी को आप EMF बोलते हो। उसकी दो डेफिनेशन, कितनी डेफिनेशन? इसकी दो डेफिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशन को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक, समझिए, दो डेफिनेशन है EMF की।
हाँ, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो भाई इसी एनर्जी को हम ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज कॉल्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी भी चार्ज को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट साइकिल करने में जो भी एनर्जी लगती है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। ये एक सिंगल डेफिनेशन रही। आगे हम बात करेंगे दूसरी डेफिनेशन की, लेकिन उससे पहले हमें 5-10 मिनट की कहानी समझनी पड़ेगी। तो हम उस कहानी को समझते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो वो कहानी कब बनेगी? वो कहानी जब बनेगी जब हमें पता पड़ेगा कि एक्चुअल में बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर चार्जेस किस तरीके से आते हैं। तो हम उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए जरा, तो जैसे मान के चलो कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में बैटरी के अंदर रिएक्शन वगैरह कैसे होंगी, तभी हम जो है इसकी कॉन्सेप्ट की तह तक पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चले भाई, तो जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में हम मान के चलते हैं कि इस कंटेनर में देखो वाटर होगा, पानी, और इस पानी में हमने डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट ही बोलते हैं। ये क्या है? एसिड है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ये वाटर में जाएगा तो वाटर क्या करता है कि H2SO4 इनके बीच की बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, कमजोर कर देता है। इसके कारण H2 अलग हो जाता है और SO4 अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग होते हैं तो अलग ये कैसे होते हैं? ये H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, हाँ, तो ये कैसे H2, तो ये कैसे होते हैं? H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन आयन, और ये आपका H+ और ये H+। और जब SO4 अलग होगा तो SO4 डाई नेगेटिव बनेगा। अब ये सब कुछ कैसे होता है तो समझ लो। हम ये मानते हैं, अच्छा एक और चीज समझिए, वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो H2SO4 क्या है? ये H2SO4 क्या है? ये H2SO4 क्या है? ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। समझे क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट है। बात क्लियर हुई? नाउ अभी आप ये देखो यहां पर कि भाई इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी बना सके, ठीक, करंट बना सके। चलिए, तो लेट्स से मेरे पास यहां पर ये एक टर्मिनल होगा, ठीक, चलो ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल किसका बना? तो मैंने कहा ये एक टर्मिनल हमने ले लिया जिंक का। किसका ले लिया? जिंक का। तो ये टर्मिनल हो गया हमारे पास जिंक, ठीक। चलिए, अब होगा क्या कि इस H2SO4 को जब हम पानी में डालते हैं, क्योंकि कोई भी एसिड हम एकदम प्योर एसिड ही एसिड तो नहीं ले लेंगे, एसिड का वो डाइल्यूट फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है कि भाई H+ आयन अलग हो जाते हैं और SO4 आयन, SO4 डाई नेगेटिव, ये अलग हो जाते हैं। बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन मैंने आपको यहां पर एक मॉलिक्यूल बता दिया, ठीक। अभी समझो, मान के चलो कि यहां पर क्या हुआ कि यहां पर H+ SO4 डाई नेगेटिव बहुत सारे आयन्स इस तरीके से हैं। अभी होगा क्या कि सबसे पहले ये जो SO4 डाई नेगेटिव जिंक के साथ रिएक्ट करना चाहता है और बनाना चाहता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। टेंडेंसी है भाई, जिंक की टेंडेंसी होती है कि सल्फेट आयन के साथ मिक्स होना ये चाहता है। तो अभी समझो, अभी होता क्या है कि SO4 डाई नेगेटिव है। SO4 कैसा है? SO4 डाई नेगेटिव है। अभी जिंक क्या करना, अब ये जो पोर्शन जो जिंक का यहां पर इमर्स्ड है, अब ये जिंक क्या चाहता है कि SO4 डाई नेगेटिव है, ये डाई नेगेटिव है, तो जिंक के साथ जब ही मिल सकती है सिर्फ जब ये जिंक जो है पॉजिटिव हो जाए। तो अभी जिंक पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जिंक पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से लूज करे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए तो यहां पर जो है नेगेटिव कमी हो गई, तो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, और जिसके कारण से जो SO4 डाई नेगेटिव है इसने जिंक के साथ रिएक्शन कर ली।
तो यहां पर क्या बन गया, दो नेगेटिव आयन, दो नेगेटिव चार्जेस। अब देखो, अब अगला SO4 के साथ कनेक्ट करना है तो ये दो इलेक्ट्रॉन और ऊपर भेज देगा, तो नीचे दो पॉजिटिव और फिर दो पॉजिटिव ये SO4 डायनेगेटिव से मिल जाएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो आया था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही? बोला सर ऐसे कहीं हो सकता है क्या कि चार्जेस जो है अपने आप शिफ्ट हो जाएं? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जहां नेचर में जरूरत पड़ती है वहां चार्जेस अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं, अपने आप घूमने भी लगते हैं। इस चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी देखो जरा, अब ये तो मतलब तो इस तरह से एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड तैयार हो जाती है। बार बार SO4 डायनेगेटिव यहां पे रिएक्ट करते रहेंगे तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे मान के चलो कि अब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी? तो पॉजिटिव के लिए कॉपर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉपर। कॉपर की टेंडेंसी होती है, कॉपर आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक, देखिए अभी होता क्या है कि यहां पर जो है, यहां पर कुछ ऐसा होगा कि कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और यह हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ दूसरे हाइड्रोजन कंबाइन और यह हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी। समझे? देखो H+ है ना, तो यहां से क्या है ना, इसको कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देता है और जब कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई यहां पर इस सॉल्यूशन के कारण, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के कारण क्या हुआ कि भाई यहां पर जो है चार्जेस इकट्ठे होने लगे। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिए कि चार्जेस कब इकट्ठे हो रहे हैं। चार्जेस जब इकट्ठे हो रहे हैं जब इन आयंस के अंदर, जब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये जो, जैसे मान के चलो कि एक हाइड्रोजन एटम यहां होगा, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं ताकि आपको यहां पर एक बढ़िया से क्लैरिटी हो जाए कि मान के चलिए कि यहां पर एक इतना बड़ा सा हमने कंटेनर बना लिया है। ठीक, ये अपने पास कॉपर हो गया, ये अपने पास जिंक हो गई। अभी मान के चलो कि क्या यहां पर H+ आयन नहीं हो सकता? ये मैंने H+ आयन बोल दिया, पॉजिटिव आयन, ये मैंने इसको प्लस बोल दिया। यहां भी हो सकता है कॉर्नर में तो उसको यहां से यहां जाना है। SO4 डायनेगेटिव है तो वो इसके साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसको यहां पे जाना है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसके अंदर कौन ट्रेवल कर रहा है? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो इसके अंदर आयंस ट्रेवल कर रहे हैं। कौन ट्रेवल कर रहा है? आयंस। तो सर ये बताइए कि ये रिएक्शन कब तक होती रहेंगी? ये रिएक्शन कब तक होती रहेंगी? तो आपको समझना है कि भाई जैसे जैसे इस कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे और पॉजिटिव चार्ज, इस पे और नेगेटिव चार्ज, केमिकल रिएक्शन के कारण इस पे और ज्यादा चार्जेस आते चले जा रहे हैं, है ना, इन दोनों पे। तो अभी आप ये देखो कि मान के चलो कि भाई ये जो पॉजिटिव है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ये इस साइड जाना चाहता है। हाँ, तो इस पे केमिकल फोर्स कहां लग रहा है? इस साइड केमिकल फोर्स। और आप ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि जैसे जैसे यहां पे चार्ज जो है बनते चले जा रहे हैं, चार्ज डेवलप होते चले जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। केमिकल इसको कॉपर की साइड भेज रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव को रिपेल करके इस साइड भेजना चाहता है ना, तो इस पे दोनों फोर्सेस लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जब केमिकल फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब केमिकल फोर्सेस बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस के, देन यू विल सी कि भाई अब किसी भी तरह का चार्ज का डेवलपमेंट इन दोनों पे नहीं हो रहा है, ये बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, तो इसमें आयंस का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? आंसर है, बोलो। आंसर है कि आयंस का मूवमेंट नहीं होगा सर, क्योंकि अब ये बैटरी जब फुली चार्ज हो चुकी है, जब इसकी इलेक्ट्रोड पे एकदम मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, तो फिर अब इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स और जो केमिकल फोर्स है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो भाई अब जो चार्ज है वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा केमिकल रिएक्शन होते होते इन दोनों पे क्या आ गया? एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो आप ये देखेंगे भाई ये वाला जो केस बन गया, इन दोनों पे कैसा चार्ज आ गया? इन दोनों पे आ गया मैक्सिमम चार्ज, और जो मैक्सिमम चार्ज इन दोनों पे आ गया इसको हम बोलेंगे
इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने क्या देखा यहां पे? द मैक्स, देखो ये जितना चार्ज होना था उतना चार्ज हो गया। बात बताओ, जितना चार्ज होना था उतना चार्ज हो गया? हाँ तो सर बिल्कुल हो गया। तो ये मैक्सिमम चार्ज बन गया ना। ये हायर पोटेंशियल और ये नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल। तो इसको हमने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस। जितना चार्ज होना था उतना हो गया तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब और तो नहीं बढ़ सकता ना। तो आप ये देखेंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। थोड़ा सा इन ओपन सर्किट, चलिए ठीक है। तो हम क्या लिखें? बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। समझ में आ रही बात? अच्छा सर बोले ये तो सारी चीज तो ठीक है, आपने अपने पूरे एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताया कि ओपन सर्किट क्या होता है या ओपन सर्किट का यहां पे क्या जो है कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको ये सारी बातें भी बता दे रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ओपन सर्किट की कहानी क्या है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ कि मैंने यहां पर एक क्या कर दी भाई, एक रेजिस्टेंस लगा दी। जैसे कि आप कोई बल्ब मान सकते हो, मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दी या मैंने कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस बोल दी आर, कैपिटल आर, समझना। तो आप ये बताओ कि अगर मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देता हूं, बैटरी के बाहर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाके न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो चार्ज है कभी भी मैक्सिमम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? जिस रेट से अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिस रेट से इन पे चार्ज आ रहे हैं, उस रेट से क्या होगा? उस रेट से भाई ये खाली भी हो रहा है। तो अगर सर्किट आपकी क्लोज होगी तो कभी भी ये जो चार्ज है ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। और जब मैक्सिमम नहीं हो पाएगा मतलब क्लोज सर्किट होगी तो ये चार्ज कभी मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि चार्ज अगर मैक्सिमम करना है या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हो तो सर्किट को ओपन रखिए। कैसे रखिए? ओपन। क्योंकि ओपन सर्किट होगी, सर्किट कहीं बीच में से खुली होगी तो फिर चार्ज खाली कौन करेगा? जब चार्ज खाली कोई करेगा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मैक्सिमम रखना है तो सर्किट बीच में से खुली होना चाहिए, सर्किट ओपन होना चाहिए। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है? और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है? तो आंसर है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है ईएमएफ। लेकिन ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होना चाहिए? ओपन सर्किट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। बोले सर ओपन सर्किट बोलना जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर सर्किट ओपन नहीं होगी, सर्किट क्लोज होगी तो लगातार करंट बहेगा, जिसके कारण से इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी और बात आपसे कर लेता हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि इस सर्किट में, इस पूरी बैटरी में कितनी सर्किट आपको नजर आ रही हैं? सर आंसर है कि एक ही सर्किट नजर आ रही है, या आपका आंसर होगा सर मुझे पता नहीं है कि नहीं? तो आप अब समझो यहां पे कि देखो, कभी भी किसी भी उसमें आपसे कहा जाए तो हमेशा आपको दो सर्किट दिखनी चाहिए। एक होती है इंटरनल सर्किट और एक होती है एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट होती है बैटरी के अंदर और एक्सटर्नल सर्किट होती है बैटरी के बाहर। तो आप ये देखें कि भाई जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट की, किसकी बात कर रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट की, तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन उसी की बात करेंगे। करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर कहां से कहां हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल। तो भाई जब तक ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां से घूम के पॉजिटिव पे जाएगा, फिर यहां से घूम के वापस यहां पे आएगा और तब जाकर के इसकी साइकिल पूरी होगी। तो आप ये समझिए कि भाई इसको पूरी साइकिल करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट दोनों चलना पड़ता है। जब ये दोनों चल जाएगा तब काम बनेगा।
बात कुछ दिमाग में बैठ रही है? चलिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कितनी सर्किट होती हैं, तो दो सर्किट होंगे, एक एक्सटर्नल सर्किट और एक इंटरनल सर्किट। आगे हम बात करेंगे इसमें, तो चलो मैं यहां पे बता देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ये अभी लेटेस्ट, ये जब टर्म 1 एग्जाम हुए थे 2022 में, 2021 में, हाँ, तब यही क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा, और बहुत सारे बच्चे तो गलत कराए होंगे क्योंकि उनने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तो आप समझो कि डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। चलिए आगे हम इसमें समझ लेते हैं। तो आई होप आपको ईएमएफ क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं यहां पे एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको कि ये क्या है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल है। चलिए अब आप भी समझो कि भाई ये जो टर्मिनल है, अब एक्सटर्नल सर्किट में देखो, जब भी ये करंट आई एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगा, तो आप भी देखें कि जो V इज इक्वल टू आपने आई आर पढ़ा है, तो करंट I इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कोई पोटेंशियल में चेंज होगा और उसको हम बोलते हैं V। तो V इज इक्वल टू जो आई आर है, ये क्या है एक्चुअल में, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात कुछ क्लियर हो रही है? तो आप ये समझे कि जब भी एक्सटर्नल सर्किट की बात होगी, जब भी हम बात करेंगे कि चार्ज का फ्लो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए भाई, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब आपसे कहा जाएगा कि लेट्स से ये मेरे पास एक बैटरी हो गई, ये मेरे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरे पास एक नेगेटिव टर्मिनल, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां से एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ये R हो गया, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, लेट्स से I करंट हो गया, तो भाई ये जो IR है ये क्या है? ये है B। लेकिन आप ये देखो कि जब करंट यहां से, जब चार्जेस मतलब एक इलेक्ट्रोड से, या मैं कहूं कि भाई जब चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ट्रैवल करते हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो करना ही पड़ेगा, तो आपस में वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, और जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो अंदर भी क्या होगी? एक रेजिस्टेंस होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट के रास्ते में जो है रुकावट आना। तो भाई इसमें दो करंट हो रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी, जितना करंट बाहर उतना ही करंट अंदर। लेकिन आप भी देखिए कि भाई यहां पर दो सर्किट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो एनर्जी, जो ईएमएफ है, एक्चुअल में ईएमएफ क्या है? टोटल एनर्जी टू कंप्लीट वन साइकिल। हमने सबसे पहली स्लाइड में ही तो पढ़ा, हमने कहा दो डेफिनेशन है, दोनों मैंने आपको बता दी। तो ईएमएफ क्या है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल। हाँ, तो देखिए जरा, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि ईएमएफ जो है वो है E, और अगर आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है तो आपको दो सर्किट क्रॉस करनी पड़ेंगी। एक तो होगा आपका यहां से लेके यहां तक I इंटू कैपिटल R, तो इसको तो हमने बोला टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस। अब दूसरा काम जो इसको करना है वो करना है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि जब आयंस हैं ये आपस में टकराएंगे तो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस या एक रुकावट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि करंट पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास हुआ प्लस करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से पास हुआ, और दो एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस से जो पास हो रहा है उसमें जो एनर्जी लग रही है उसको हमने ईएमएफ नाम दिया। अब ये जो ईएमएफ है इसको हमने बोला कि भाई ये क्या है? ये कैपिटल I इंटू कैपिटल R, ये आपका V, ठीक, टर्मिनल वोल्टेज, और I इंटू R को कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल एज इट इज लिखेंगे। तो भाई E जो इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास E इज इक्वल टू V प्लस IR। आफ्टर दैट आप समझो कि हम और लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या चीज ज्यादा बड़ी है? विच इज ग्रेटर, विच इज बिगर, EMF और V? क्या EMF बड़ा है और टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है? जरा सोचो, आंसर दो। EMF बड़ा है या टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है आपके हिसाब से? सोचो। बोलो सर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है। हाँ, वो लोग घर में सुनते हैं टर्मिनल वोल्टेज, नहीं सुनो, हमेशा हमें सुनो कि देखो ये जो EMF है, EMF की ये पहली इक्वेशन नहीं दिख रही आपको? EMF की एनर्जी दो पार्ट में जो है डिवाइड हो रही है, टर्मिनल वोल्टेज और ये
समझे? तो ईएमएफ वैसे भी देख रहे हो, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट, मतलब इंटरनल जो वोल्टेज है उससे मिलकर के बना है। तो ईएमएफ ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, ईएमएफ बड़ा है। ईएमएफ मतलब टोटल एनर्जी, बैटरी के अंदर जो टोटल एनर्जी उसको आपने ईएमएफ बोला, तो ईएमएफ बड़ा है टर्मिनल वोल्टेज से। लेकिन ये प्रोसेस कब की है? ये प्रोसेस जबकि जब बैटरी से करंट निकल रहा हो, जब करंट लिया जा रहा हो, करंट ड्रॉन, जब करंट बैटरी से खींचा जा रहा है तब की कंडीशन है। लेकिन याद रखो जब रिचार्ज करा जाता है, जब क्या करा जाता है? रिचार्ज। तो आप जरा सोचो कि जब आप किसी भी सेल को रिचार्ज करते हो तो एनर्जी सबसे पहले कहां आती है? टर्मिनल पे। तो पहले टर्मिनल पे एनर्जी आती है ना, उसके बाद केमिकल के अंदर एनर्जी पहुंचती है। तो रिचार्जिंग वाले केस में जो V है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो ईएमएफ से बड़ा होता है। ये कब है? ये रिचार्जिंग वाले केस में है। तो आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे आपसे पूछा जाए कि भाई कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? ईएमएफ बड़ा है और वोल्टेज छोटा है, टर्मिनल वोल्टेज छोटा है। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ होता है पूरी साइकिल के लिए और टर्मिनल वोल्टेज होता है सिर्फ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। लेकिन जब भी बात करी जा रही है ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्ज की जब भी बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होगा ईएमएफ से। क्लियर? तो आप ये देखेंगे कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल पे अगर लिखा है 1.2 वोल्ट, जब भी अपन ऐसा सेल लिखते हैं तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो एक सेल पे 1.2 वोल्ट अगर ईएमएफ जो है लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि भाई जब भी आप वोल्ट मीटर से मेजर करोगे, तो हालांकि वोल्ट मीटर में एक दो कारण होते हैं कि वोल्ट मीटर खुद भी करंट मेजर करता है, लेकिन एक कारण सुनो, जब भी आप मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर एक्चुअल में क्या बताता है? वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज बताता है। वोल्ट मीटर क्या बताता है? टर्मिनल वोल्टेज, सिर्फ टर्मिनल्स का वोल्टेज बताता है, ओवरऑल ईएमएफ नहीं बताता। तो आप ये देखेंगे कि हमेशा जो रीडिंग है ये कम आएगी, 1.2 की जगह 1.1 वोल्ट बता देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये ईएमएफ है। तो नॉर्मली ईएमएफ बड़ा होता है और टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये छोटा होता है, क्योंकि ईएमएफ पूरी सर्किट का और ये टर्मिनल टू टर्मिनल। क्लियर है? तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर आपको फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है नाउ? तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, ग्राफ भी बनाने हैं, एक रिलेशन भी अपन को पढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो आप ये समझो कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जब भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब चार्जेस का मोशन हो रहा होगा, तो आप ये समझिए कि भाई जब चार्जेस का मोशन होगा तो ऐसे केस में ये जो चार्जेस बोल रहा हूं, मुझे आयन भी बोलना चाहिए, हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई यहां पर ये एक दूसरे से टकराएंगे भी, एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। हाँ, तो एक्चुअल में ये उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब बैटरी के अंदर की जो रेजिस्टेंस है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो केमिकल के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर करी जाती है आयंस के फ्लो में, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आपको ध्यान रखना है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहली चीज ये डिपेंड करती है आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे। यहां पे क्या होगा भाई? कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर जो चार्ज डेंसिटी है, या जो हम बोले भाई एसिड ज्यादा पानी कम, एसिड ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा आयंस हो जाएंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा आयन तो वो ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। चलिए दूसरी बात, अच्छा टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? टेम्परेचर, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ेगा, समझो अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल लेस विस्कस हो जाएगा, कम विस्कस हो जाएगा, मतलब कम गाढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जरा सोचो कि जब टेम्परेचर बढ़ाया
तो जो केमिकल है वो पतला हो गया। कैसा हो गया? वो पतला हो गया। पतला आसान भाषा हम यूज कर रहे हैं, सबसे जो है आसान भाषा। जब केमिकल पतला हो जाएगा तो जो आयंस है वो दूर दूर हो जाएंगे। भाई डिस्टेंस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो वो आराम से कम टकराए हुए निकल सकते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज समझो, अगर आप इन दोनों की सेपरेशन बढ़ाओगे, सेपरेशन, अगर आप दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की सेपरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर? अगर सेपरेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको ज्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आयंस ज्यादा टकराएंगे। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड अगर बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, समझे? तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक ना? अच्छा, एक और चीज है, अगर आप इनको जितना ज्यादा इसको डुबा के रखेंगे, कम इमर्स करेंगे, जरा सोचो कि अगर ये जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है सॉल्यूशन के अंदर, जरा सोचो कि सिर्फ इतना ही पार्ट डूबा हुआ है, सिर्फ इतना ही पार्ट डूबा हुआ है। हाँ, तो एक्चुअल तो क्या होगा सर? अगर सिर्फ इतना ही पार्ट डूबा होगा ना तो दुनिया भर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं पे आके कलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, समझे? अगर सिर्फ इतना ही, और अगर ज्यादा पार्ट डूबा हुआ है तो क्या होगा कि दुनिया भर के जो चार्जेस हैं उसको इकट्ठा होने के लिए जगह मिल जाएगी, तो टकराना मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो समझे बात को? तो जितना ज्यादा जो पोर्शन इमर्स्ड होगा, जितना सरफेस एरिया इमर्स होगा, उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक, चलिए, तो आप यहां पे समझें कि भाई सरफेस एरिया इमर्शन, या मैं ऐसे लिखूं, इमर्शन ऑफ या इमर्स्ड सरफेस एरिया, इमर्स सरफेस एरिया of electrode is inversely proportional to, या is, क्या लिख रहा है, is inversely, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया ना, ठीक है, चलो ऐसा लिखना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझे? इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सरफेस एरिया कितना इमर्स होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ज्यादा सरफेस एरिया इमर्स होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो मैं यहां पर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं चीजों को। ठीक है, ये देख रहे हो, इसको करने में मज़ा तो बहुत आता है। जब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो कुछ और था सिस्टम, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, नाउ अभी ये आपकी कहानी अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रिलेशन हमें पता करना है कि एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज रेजिस्टेंस है, इनके बीच में क्या रिलेशन है ईएमएफ वगैरह के बीच में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। टाइम हो रहा है 23:50, मतलब 12 बजने वाले हैं। चलिए भाई, तो अभी हम बात करने वाले हैं आगे, अभी हम बात करेंगे रिलेशन। आप हेडिंग बना सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपको कंडीशन यहां पर मिल गई ना। अभी सुनो, आपको समझना है कि कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे जैसे मान के चलो कि आपके पास ये एक सेल हम बनाते हैं, ठीक। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही होती है। तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक सेल है, चलो पहले तो मैंने ये बना दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये मेरे पास एक सेल हो गई, और ये मेरे पास हो गई सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, हमेशा याद रखो
कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है टर्मिनल्स के बीच में, लेकिन रिप्रेजेंट इस तरह से करी जाती है कि नेगेटिव टर्मिनल के पास में हम लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, इसको ब्लॉक मतलब मैं दिखाना चाहूं तो इस तरह से इसको दिखा दिया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह के ब्लॉक में बना दिया जाता है, तो ये भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ना। अभी सुनो, ये क्या है, ये है स्मॉल आर और ये बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई होगा और टर्मिनल वोल्टेज वी होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि भाई इसका ईएमएफ है ई और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अभी समझना है मुझे कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ईएमएफ की, तो आप जानते हो कि ईएमएफ की जब हम बात करते हैं तो ईएमएफ टोटल एनर्जी होती है और वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल सर्किट और इंटर सर्किट दोनों में। क्लियर? तो देखो, अगर मुझे टोटल करंट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट का जो देखो V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा है, तो यहीं से बन रहा है V अपॉन आर। नाउ सुनो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अच्छा यहां पर एकाध कॉन्सेप्ट और रह रहा है मेरे पास। कभी भी आपसे कहा जाए कि क्या ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो सकते हैं, क्या ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो सकते हैं, ये थोड़े से पिछले पेज की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आंसर है हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, तो चलो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूं। देखो, ये इंटर रेजिस्टेंस के बारे में था, तो सुनो, मैंने कहा कि E इज इक्वल टू होता है V प्लस आई आर, लेकिन जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम या फुली चार्ज, जब बैटरी मैक्सिमम या फुली चार्ज हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप ये देखेंगे कि भाई जब बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है तो अब और ज्यादा चार्जेस का कलेक्शन नहीं हो रहा, तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस उस टाइम पे हो जाएगी जीरो। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो जो ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू V। तो क्या ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो सकते हैं? आंसर इज हां। भाई जब बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो गई तो उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होगी वही ईएमएफ की वैल्यू होगी, और ऐसा हम ओपन सर्किट में भी बोलते हैं, ऑल्सो इन ओपन सर्किट, याद रखना। ठीक, तो ये बात हो गई आपको, हमेशा याद रखिए ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है ना। अभी समझो, अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। तो ये वाला केस क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हैं ये मैक्सिमम केस, जब करंट लिया जा रहा है, करंट टेकन तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाई एक ही जगह पे हो जाएंगे, इसलिए मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं। करंट जब लिया जा रहा है तो E बड़ा होता है, V छोटा होता है, और जब करंट दिया जा रहा है या रिचार्ज में बोलूं, रिचार्जिंग, हालांकि ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन जब आप नोट्स आप डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से तो आपको क्या हो जाएगा कि एक जगह पे सारी चीजें एकदम शॉर्टकट में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो टोटल करंट का फॉर्मूला V अपॉन आर से हो सकता है आपका टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जब मैं बात करता हूं टोटल की, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों आ जाते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो भाई टोटल करंट कैपिटल I इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास ईएमएफ का कैपिटल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस हैं, करंट इस कैपिटल R से पास हो रहा है और यहां से। तो कभी भी मैं ईएमएफ वगैरह की कैलकुलेशन करूंगा तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R प्लस आर। नाउ अभी समझो, अभी हम ये भी जानते हैं, तो ये बना दो इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं टोटल रेजिस्टेंस बात करूंगा तो इतना हो जाएगा, लेकिन जब मैं बात करता हूं टर्मिनल वोल्टेज की तो मैं लिखूंगा सिर्फ ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। जब मैं बात करता हूं टर्मिनल वोल्टेज की, तो टर्मिनल वोल्टेज पे ओम्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल होता है, और टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता, बिकॉज इट इज द वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो भाई यहां से यहां तक सिर्फ बैटरी के बाहर, तो ये कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं यहां पे लिखूंगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहां पे ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आफ्टर दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और मैं इन दोनों I को कंपेयर कर दूंगा, दोनों करंट की वैल्यू I की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज को मैं आमने सामने रख दूंगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये हो गई V अपॉन आर, और ये हो गया E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये भी I की वैल्यू और ये भी I की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे,
अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा वी आर प्लस वी आर, और ये बन जाएगा ई आर। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, वी आर इज इक्वल टू ई आर माइनस वी आर। इसके बाद यहां से अगर मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी देखूं तो वी आर इज इक्वल टू, ये कैपिटल आर कॉमन आ गया और ये बन गया ई, जो ईएमएफ का जो ई है ई और ई माइनस, और आप यहां पर देखें वी अपॉन में कुछ नहीं है, स्मॉल आर इज इक्वल टू ये कैपिटल आर, अगर यहां पे वी का डिवाइड हो जाएगा तो वो दोनों में होगा, ठीक, ई में भी और वी में भी। तो सर आर में नहीं हुआ, मल्टीप्लाई था तो वही तो अंदर भेज दिया, आर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो आर, और ये बन गया ई अपॉन वी माइनस 1। तो आप ये देखेंगे कि भाई स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला हो गया, ये आपका रिलेशन भी हो गया ई वी कैपिटल आर और आर में, समझे। तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे याद रखेंगे। और इसमें मैं आपको कुछ छोटे मोटे पॉइंट बताता हूं। जब भी आपसे कहा जाता है ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, जब भी कहा है ना शॉर्ट सर्किट, तो सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि शॉर्ट सर्किट वाला जो केस है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब भी हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जीरो हो जाती है। शॉर्ट सर्किट कब बोलते हैं, जब आपने एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो ऐसे केस में कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो करंट कैसा बनेगा, करंट जब आपने किसी भी तरह का यहां पे रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं, तो जरा सोचो कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट नहीं है, तो करंट खतरनाक तरीके से हो जाएगा मैक्सिमम। तो आप जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो, तो शॉर्ट सर्किट वाले केस में जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर था तो जीरो प्लस स्मॉल आर। तो मैक्सिमम करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, दैट विल बी आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। ये आप याद रखेंगे, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे और वैसे भी इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज वगैरह पर काफी सारी डिस्कशन करी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे ग्राफ की। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमें जो पहला ग्राफ ड्रॉ करना, दैट इज ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझो इसको दबा करके ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ आपके हिसाब से ईएमएफ और कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको मैं तीन ऑप्शन दे देता हूं कि भाई ये बताओ आपके हिसाब से ग्राफ कौन सा बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा ऐसा, क्या ग्राफ बनेगा ऐसा, या फिर ग्राफ बनेगा ऐसा। मतलब 1 2 3। बोला सर हमें क्या मतलब है, आप जैसा बता दोगे हम वैसा मान लेंगे। हाँ, जरा सोचो जरा कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, क्या रिलेशन है, क्या ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कोई रिलेशन है ही नहीं इन दोनों के बीच में। तो बताओ जरा, सोचो कि भाई मैंने आपसे कहा कि जो ईएमएफ है वो क्या है। ईएमएफ तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में। हाँ, या फिर कहूं ईएमएफ इज द, तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मतलब ही नहीं है। या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि ईएमएफ इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल, और ये एनर्जी कौन देता है, बैटरी। तो ईएमएफ इज द एनर्जी, तो जो एनर्जी है बैटरी की एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे नहीं। तो मैं यहां पर जो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जितनी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओ कोई मतलब नहीं, ईएमएफ जितना है वही वैल्यू फिक्स रहेगी। आगे हम देखते हैं कि भाई टर्मिनल वोल्टेज और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने तो पढ़ा है कि भाई टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। तो अगर आर जीरो तो टर्मिनल वोल्टेज भी जीरो। तो भाई दोनों जब जीरो तो ग्राफ, तो भाई ये वाला पॉइंट हो गया ना। अभी समझो कि अब जब कैपिटल आर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते हमने मान ली कैपिटल आर की वैल्यू हो गई सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब क्या केस बनेगा। तो यहाँ पे देखो, क्या मैं कैपिटल आई को ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल ई अपॉन ये इतना इनटू कैपिटल आर लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ पर टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
E इज इक्वल टू ये आपके पास 2R लिख सकता हूं, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E अपॉन R को, या ठीक है, या चलो मैं इसको ऐसे लिख दूं इतना, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, E बाय R क्या लिख दूंगा मैं इसको, या मैं सिंपल इसको इतना बोलूं कि भाई जो भी EMF है, या चलो मुझे इसको इस तरीके से लिख लेना चाहिए, चलो मैं इसको स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर लिख देता हूं, तो यहां से कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप ये देखेंगे कि जब ये स्मॉल r और कैपिटल R मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो ऐसे केस में जो टर्मिनल वोल्टेज है ये EMF का आधा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो हमने कहा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो तो टर्मिनल वोल्टेज भी जीरो। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इस तक पहुंच जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, तो हम ये देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो EMF का आधा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई ये कुछ इस तरीके जाएगा, और यहां पर, या मैं इसको थोड़ा सा और पास में निकटतम दूरी पर लेकर के आता हूं, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक, देखो यहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर, तो ये कुछ इस तरीके जाएगा नाउ। और आप ये देखेंगे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आप ये जानते हो कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बहुत बढ़ाते चले गए, तो आप ये देखेंगे कि सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। भाई सोचो कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी EMF के। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया जीरो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E/2, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई इनफाइनाइट तो आप ये देखेंगे कि जो V हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हो गया EMF के बराबर, मतलब मैक्सिमम। टेक नाउ, अभी आपको यहाँ पर V और I के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें आप बताएंगे कि भाई वोल्टेज और करंट किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक, ये टर्मिनल वोल्टेज वगैरह की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो देखो, अब यहाँ पर हम आपसे कहें कि भाई ऐसा है कि आप V इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो E माइनस आई आर, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए अब आप ये देखो, ये बता रहे हो ये पैरेलल लाइन हो गई, मतलब अब और EMF नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस E, बोला सर लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आप इसको कंपेयर करो, ये है Y इज इक्वल टू, ये है माइनस M और ये X प्लस C। ठीक, तो यहां पर जो M है ये क्या बता रहा है, नेगेटिव स्लोप। तो जो ग्राफ होगा आपका ये कुछ देखो, पहली चीज तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन ये यहाँ पे माइनस साइन का बता रहा है, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब है एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। ठीक, तो ग्राफ कुछ उस तरीके से बनेगा, ये स्लोप आपका 90 डिग्री से बड़ा हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, तो यहां पर ये आपका v और यहां पर ये आपका i। समझ गए, बात क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब आपको इतनी सारी बातें समझने के बाद एक आध दो तीन अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर आप ये समझ जाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इन द एंड छोटा सा आपको होमवर्क दूंगा, वो आंसर आपको निकाल के बताना पड़ेगा। देखो जरा, देखो होमवर्क का जो रिप्लाई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करना, क्योंकि देखो आप जो पढ़ रहे हो, अगर उसका जो रिस्पांस मुझे मिलेगा ना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कम से कम मैंने जो पढ़ाया 4 स्टूडेंट तक भी पहुंच पाया ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो चाहे कमेंट 1 का आए या 100 बच्चों का, आपका कमेंट ज़रूर से आना चाहिए। आई विल बी डेफिनेटली वॉचिंग एंड वेटिंग गाइज इन द कमेंट्स। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है उसमें दिया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल वर मेजर्ड इन वोल्ट अगेंस्ट डिफरेंट करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग करंट पे मेजर करा गया, और आपको बताना कि भाई ये जो ग्राफ है ना, इसमें से 2-3 बातें आपको बतानी है। क्या बातें बतानी है? तो देखो, डिटरमाइन फ्रॉम ग्राफ EMF ऑफ सेल। पहली चीज तो आपको सेल का EMF बताना है, तो बताओ जरा
सेल का ईएमएफ कितना होगा, बताओ। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इन सर्किट इज जीरो, ओपन सर्किट। तो अभी देखो सर्किट में करंट ये 0.28 एम्पियर, सर्किट में जब करंट जीरो है तो इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्स 1.4 वोल्ट। तो भाई ये जो वैल्यू है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 1.4 वोल्ट, समझे। इस समय क्या है, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है, एट दिस पॉइंट करंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ओपन सर्किट वाली बात है। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाली बात, ओपन सर्किट अलग है, शॉर्ट सर्किट अलग है, ठीक है। देखो अभी दूसरा पॉइंट पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब मिलता है, मैक्सिमम करंट हमें जब मिलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी जीरो हो जाए, सॉरी, हाँ जी भाई, मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट की। देखो जी, तो मैक्सिमम करंट कब मिलता है, तो शॉर्ट सर्किट वाले केस में। शॉर्ट सर्किट, सोचो ना कि भाई सर्किट में मैक्सिमम करंट कब मिल सकता है, जब रोकने टोकने वाला कोई ना हो। तो रोकने टोकने वाला कोई ना हो, दैट मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना। शॉर्ट सर्किट या कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो होता है तो सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। और मैक्सिमम करंट का केस मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है कि जब भी आई मैक्स निकालना है तो आप ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, कैपिटल आर तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में 1.4, अच्छा स्मॉल आर की वैल्यू दी है क्या इसमें, नहीं दी। अच्छा, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, इसमें स्मॉल आर दिया है क्या, नहीं दिया, इसमें स्मॉल आर नहीं दिया, ठीक। तो कोई और तरीका है क्या, देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम करंट आपको निकालना है तो ऐसे केस में सिंपल ही है वैसे, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल तो पहले हमें निकालना ही पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या ईएमएफ ऑफ सेल हमने निकाल दिया, ठीक है। तो किसी वैल्यू से, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले एक काम करता हूँ कि भाई देखो मेरे पास क्या है, बी है और ये मेरे पास आई है और मेरे पास ईएमएफ भी है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ वैसे तो, या चलो यहाँ पर मैक्सिमम करंट मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट विल बी आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू तो मुझे पता है ही नहीं, हाँ नहीं निकल आएगी। दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो भाई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई मैक्स करके निकालूंगा तो निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू तो 1.4 वोल्ट और मैक्सिमम करंट कितना है 0.28 एम्पियर। देखो दिमाग ही काम नहीं करा। हाँ इसमें समझो कि आई मैक्स कितना है, आई मैक्स आपके पास 0.28 एम्पियर। मैक्सिमम करंट तो ये ऑलरेडी गिवन है ना, तो अपन को फाइंड आउट तो करना ही नहीं है, उसमें तो साफ लिख के दिया है मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा ये 5 एम्पियर, 5 ओम, ठीक है, 5 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे आई मैक्स ऑलरेडी गिवन था, अपन ने ध्यान नहीं किया, तो आई मैक्स मैक्सिमम करंट कितना है 0.28 एम्पियर, ये डायरेक्ट ग्राफ से ही निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन को जो है उलझ गए अपन इसमें, जबकि इस तरह का जो फूलिश क्वेश्चन था, हाँ ना, तो ये बन जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछा हुआ था इसको शायद से एक बार, या फिर शायद नहीं पूछा होगा, लेकिन आने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि एक आध नंबर में, दो नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। देखिए अभी समझो, अभी आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या दिया हुआ है, समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, हाँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, टू बी चार्ज्ड बाय बैटरी चार्जर विच सप्लाइज 110 वोल्ट डीसी। तो मैं जो क्वेश्चन में कहा गया उसके हिसाब से मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक। आपको ही पहले डायग्राम बनाना चाहिए। कहा जा रहा है कि एक बैटरी है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है ये है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट इसको, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.5 एम्पी 0.5 ओम, 0.5 ओम। अभी समझना, देखो इसमें छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और इसको एक बैटरी चार्जर से चार्ज करा जा रहा है और इस बैटरी चार्जर की जो वैल्यू है ये 110 वोल्ट। तो देखो
जब भी आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं किसी दूसरी बैटरी से तो हमेशा प्लस टर्मिनल को प्लस से कनेक्ट करा जाता है और माइनस टर्मिनल को माइनस से। इस बैटरी का खुद का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है 110 वोल्ट, मतलब 110 वोल्ट। आगे कहा जा रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी टू लिमिट द चार्जिंग करंट टू 5 एम्पियर। आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस सर्किट के सीरीज में कितनी जो है रेजिस्टेंस अप्लाई जो है जोड़ी जाए ताकि इस वेट क्वेश्चन समझ लो। ये इसको चार्ज करना है मुझे, एक बैटरी 12 वोल्ट की है और ये इस बैटरी से मुझे चार्ज करना है, तो मैंने प्लस से प्लस को माइनस से माइनस को कनेक्ट किया। अब कहा जा रहा है ये जो 110 वोल्ट की बैटरी है उसके कारण करंट ज्यादा होगा, तो कहा जा रहा है कि भाई इस बैटरी के सीरीज में कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाएं कि करंट जो मैक्सिमम है इसमें, इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है ये आपका 5 एम्पियर हो जाए। तो करंट 5 एम्पियर हो जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें निकालो कि एक्चुअल में ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो जब भी बैटरी के दो सेम टर्मिनल एक जैसी डायरेक्शन में लगे होते हैं तो ये कुछ ना कुछ करंट दोनों ही देने की कोशिश करते हैं। तो नेट ईएमएफ कितना होगा? जब भी ये देखो, कभी भी आप जो है ये प्लस टर्मिनल है, ये भी इस साइड देने की कोशिश कर रहा है और ये भी उस साइड देने की कोशिश कर रहा है, जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है वो जो नेट ईएमएफ कारण ही जो है करंट का फ्लो होता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि मुझे क्या निकालना है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर वैसे कितना हो जाता है, E अपॉन आई हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, क्योंकि नेट ईएमएफ है ना, और यहां पर क्या है I। तो R इज इक्वल टू, यहां पर आप भी देखेंगे 110 माइनस 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों के सेम टर्मिनल हैं, अपॉन में क्या है 5 एम्पियर करंट चाहिए। तो R इज इक्वल टू ये आपका अप्रोक्स 98 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे। R इज इक्वल टू 19 5 जा दिस, और ये आपका 19.6, ठीक है। तो 19.6 ओम ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू। तो ये हमने फाइंड आउट कर दी। इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग, ये चीज याद रखो। ड्यूरिंग चार्जिंग की जब भी बात करें तो चार्जिंग के समय पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज्यादा होता है, तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, अदरवाइज E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है ना। तो बस कैलकुलेट कर लो, E कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है। चलिए इसके बाद ड्यूरिंग चार्जिंग कह रहा है, तो जो बैटरी चार्ज हो रही है उसी का ईएमएफ लेंगे। आई करंट कितना है, करंट है पूरी सर्किट है 5 एम्पियर, और यहाँ पर जो है 0.5 ओम इसकी रेजिस्टेंस दी है, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14.5 वोल्ट। तो ये है इसका टर्मिनल वोल्टेज। ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। चलिए अगर आपसे कहा जाए कि 12 वोल्ट की बैटरी है और अगर चार्जिंग ना हो रही तो करंट दे रहा होता तो E माइनस आई आर हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आधा पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, और आधा पार्ट मतलब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा यहाँ पे ना। अभी देखना जरा, यहाँ पे क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज 8.5 वोल्ट, मतलब V आपको गिवन है, V कितना गिवन है, V आपको गिवन है 8.5 वोल्ट, ठीक है। व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, जब 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो टर्मिनल वोल्टेज 5 जो है 8.5 वोल्ट होता है। देखो तो टर्मिनल वोल्टेज I इंटू आर दोनों पे डिपेंड करता है, तो I इज इक्वल टू कितना होता है 5 एम्पियर ना। फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये बात सुनो, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हमने पढ़ा है पिछले कई सारे जो है यहाँ पर जो हमने स्लाइड्स में देखा कि जनरली जो करंट है इनसाइड द बैटरी ये कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, जनरली फ्रॉम नेगेटिव टू इनसाइड द बैटरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। चलिए लेकिन अगर हम बात करें बैटरी के अंदर, टर्मिनल तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर।
तो जब हम ये कहते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो फिर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है इनसाइड द सेल। हाँ नाउ सुनो, चलो मैं कहानी समझाता हूं। देखो उस कहानी में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जब करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, मतलब नॉर्मल वाली बात करी जा रही है, तो हम ये देखते हैं कि करंट जब आपके पास 5 एम्पियर है तो उस समय आपने जो वोल्टेज मेजर करा दैट इज 8.5 वोल्ट। ठीक, आगे सुनो, आगे क्या है इसमें, व्हेन करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किया गया दैट इज 10 वोल्ट। बात समझो, करंट की वैल्यू जो 4 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा गया 10 वोल्ट थ्रू इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है सेल के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, और ये होता है रिचार्जिंग के समय। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये रिचार्जिंग वाला केस है। समझ गए, बात समझ गए? तो बस अब आपको निकालना क्या है, ईएमएफ और निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ तो सुनो, आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन यहाँ पे जो बनेगी ये बन जाएगी आपकी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा केस बनेगा कि भाई देखो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये तो नॉर्मल वाला केस है। चलिए, तो ईएमएफ आपको निकालना है, B कितना है 8.5 प्लस I इंटू स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, नहीं दी, ये भी निकालना है आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, I कितना है, I है आपका पहले वाले केस में 5 इंटू स्मॉल आर। नाउ अभी आप भी समझो यहाँ पे कि दूसरा वाला जो केस बन रहा है ये कुछ ऐसा बन रहा है कि भाई I इज इक्वल टू 4 एम्पियर और V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे ड्यूरिंग रिचार्जिंग, तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट करंट। नाउ अभी सुनो, यहां पर क्या होता है कि E इज इक्वल टू, क्योंकि रिचार्जिंग में एक्चुअल में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन कराई जाती है ना। चलिए, तो E इज इक्वल टू या यहां पे ऐसा होगा कि E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, क्योंकि अगर मैं इसको पलट के लिखूंगा तो V प्लस आई आर हो जाएगा। तो यहां पे समझो, तो E इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है 10 माइनस I की वैल्यू है 4 और स्मॉल r की वैल्यू ये है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा और यहां से मैं कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां से ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगी आपके पास, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कंपेयर कर लो। हाँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं यहां से E इज इक्वल टू 8.5 प्लस 5R और यहां पर क्या है, E इज इक्वल टू 10 माइनस 4R ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, माइनस और ये प्लस। तो E तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल 0, ये हो जाएगा माइनस का 2.5 की जगह माइनस का 1.5 और ये हो जाएगा प्लस का 9R। ठीक है, तो ये आपका इस साइड पहुंचेगा तो माइनस की जगह प्लस का 1.5 इज इक्वल टू में 9R। और अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू स्मॉल r, तो ये 3 से कैंसिल होगा तो ये बचेगा 0.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू स्मॉल r। तो यहाँ से अपन इसको कैंसिल करेंगे तो 3, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर लो इसको, 0.5 3 पॉइंट लगाए गए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 0.16 कितना आ गया 0 पॉइंट, ये आपका स्मॉल r इज इक्वल टू पॉइंट, ठीक है 16, ठीक। तो ये आपका 0.16 ओम ये रेजिस्टेंस निकल के आ गई। क्लियर है? चलो, अब आप क्या करोगे कि अब आप इसी वैल्यू को पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में। ये काम आपको करना है, पुट स्मॉल r इन इक्वेशन 1 और इसके बाद जो भी वैल्यू निकल के आ रही है
इस वैल्यू को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, मैं आपके इस कमेंट का वेट करूंगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई इतनी। अब आगे की बात हम करते हैं। तो आगे की बात यह है कि अगर आप मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस इन वीडियोस को दबा करके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे जो है बहुत खुशी होगी और ये इन वीडियोस की जो रीच है वो पहुंच पाएगी। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को शेयर करते हैं और वो जो शेयर है वो एनालिटिक्स में शो भी होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे शेयर करें इन वीडियोस को, कमेंट करें और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया सा टॉपिक और आपके समझ में आएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।